सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ रक्षित और आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज चैप्टर नंबर 5 आपके ज्योग्राफी का। चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ स्टैंडर्ड का है ऑफ ICSE बोर्ड। तो अगर हम नेम ऑफ द चैप्टर की बात करूँ तो नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, तो ये आपके चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले जो बात क्लियर करने वाली होती है तो उसमें क्या होता है कि लैंडफॉर्म्स क्या है, व्हाट इज़ लैंडफॉर्म्स। तो अगर हम बात करें लैंडफॉर्म्स की तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन याद करनी है तो डेफिनेशन हमेशा कीवर्ड्स के थ्रू याद करें। तो और अगर लैंडफॉर्म के अंदर कीवर्ड्स याद करनी है सबसे पहले तो ये क्या है, नेचुरल फीचर है एक। दिस इज़ अ नेचुरल फीचर। एंड कहाँ पे अकर करता है, इट अकर्स ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको बताएगी लैंडफॉर्म्स क्या है। लैंडफॉर्म्स क्या है, नेचुरल फीचर है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो लैंडफॉर्म की सिंपल डेफिनेशन ये है। इसको आप अपने वर्ड्स में इस की वर्ड्स को इम्प्लाई करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम अब लेसन को स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले एक बात देखनी होती है कि अगर हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज कोर, देन योर मेंटल एंड देन योर क्रस्ट। कुछ इस टाइप का होता है ना। तो अब हमने पढ़ा है कि जो कोर है ये सबसे ज़्यादा गर्म है, इधर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई कप होता है, कप को हाथ लगाते हो ऐसे गरम गरम, उसमें कोई चाय पड़ी हो तो उसको आप हाथ लगाएंगे तो यू कैन टच इट, इट इज़ हॉट, आपका हाथ जल जाता है, योर हैंड गेट्स बर्न्ड। तो अब कोर बहुत गर्म है, तो कोर की वजह से अगर यहाँ कंटैक्ट में है तो फिर यहाँ पे भाई हमारे यहाँ लाइफ एग्जिस्ट कैसे कर रही है। क्योंकि अगर तो ऐसे होता कि बहुत हीट होती बाहर जाती तो लाइफ इज़ नॉट एग्जिस्टेबल ऑन द अर्थ, बट फिर भी अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो व्हाट इज़ द रीज़न। तो रीजनिंग क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है फॉर आस्किंग रीजनिंग में कि जो इंटरनल हीट है वो ऊपर क्रस्ट के आगे कैसे नहीं जाती। सिंपल सी बात है कि इधर कोई इंसुलेटर आ जाता है। अब चाय होती है, चाय को अगर आप कोई हॉट वेसल है, कोई पतीला पकड़ रहे हो, पतीले को अगर आप ग्लव्स पहन के पकड़ोगे तो आपको जलन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्लव्स वहाँ पे इंसुलेटर है, वो हीट पास करने ही नहीं देंगे। वैसे ही क्रस्ट के यहाँ पे होते हैं रॉक्स। रॉक्स पता है ना, पत्थर, पत्थर होते हैं यहाँ पे। जो पत्थर है द रॉक्स, दे डोंट अलाउ द हीट टू गेट एस्केप्ड, वो हीट को बाहर नहीं जाने देते एंड देयरफॉर तो यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है एंड लाइफ इज एक्सिस्टेबल। तो यहाँ पे अब हीट की इकट्ठे होने की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स होती है। तो डेवलपमेंट्स के कारण लैंडफॉर्म्स भी डेवलप करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। और अब डेवलपमेंट की बात की गई है तो अगर हम अब कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तो अब आपको मैं प्रॉपर्ली समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जिससे हम एक लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट होती है वो किस मेथड से होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स के मेथड से। एक प्लेट टेक्टोनिक्स। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड का नेम है अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस। एंड आपका जो थर्ड मेथड है, आपका थर्ड मेथड है एक्सोजेनिक फोर्सेस।
ये आपका थर्ड है। ये 3 वेज है जिससे आपके लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं। तो अब सबसे पहले हम प्लेट टेक्टोनिक्स और अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस के ऊपर बात करेंगे। इन दोनों में कॉमनली डिफरेंस आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना होगा कि ये चीज़ें हैं क्या, व्हाट इज़ दिस ऑल हैपनिंग ओवर हियर। तो अब सबसे पहली बात कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं ये होती है हॉरिजॉन्टल वेव्स, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, ठीक है। और जो अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस है ये होती है सारी वर्टिकल मूवमेंट्स। वर्टिकल पता है ना, ऐसे, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे, वर्टिकल होती है ऐसे, वर्टिकल मूवमेंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, अब देखिए अगर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ तो प्लेट टेक्टोनिक्स में आपके यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है, एक होता है फॉल्ट, एक होता है फोल्ड। तो ये फोल्डिंग की वजह से होता है एंड ये फॉल्टिंग की वजह से बनती है। ये याद रखने वाली बात है कि ये फोल्डिंग की वजह से बनती है, फॉल्टिंग की वजह से बनती है। अब भाई ये फोल्डिंग और फोल्टिंग क्या है? फोल्डिंग क्या होती है, जब ये एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स है आपकी, ठीक है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है कुछ इस तरह, ये ऐसे एक दूसरी तरफ आ रही है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे कोलिजन अक्कर होती है, ये कोलिजन होती है। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर से चढ़ जाते हैं, ऐसा चढ़ के ये क्या बनाते हैं, इसे माउंटेन्स बनाते हैं, ये ऊपर चढ़ जाते हैं इसके ऊपर। तो अब इस मूवमेंट से ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की। जितने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है वो सारे ही इस मेथड से ही आए हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। एंड अगर हम अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस की बात करें तो इससे कौन से लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, इससे होते हैं कॉन्टिनेंट्स सारे। इससे अगर हम बात करें तो प्लेट्यूज भी इससे होते हैं डेवलप, ठीक है। प्लेट्यूज, लेक्स इनसे डेवलप होती है। तो अब बात करने वाली है कि अब इसमें फॉल्टिंग क्या है, व्हाट इज़ फॉल्टिंग। तो अब क्या होता है कि जो फोर्सेस है, अब इसमें फोर्सेस है वो वर्टिकली एक्ट करती है। तो यहाँ पे अपलिफ्ट होती है ऐसे, मतलब एक ऊपर निकलती है ऐसे, तो अपलिफ्ट करती है। तो अब इसमें कैसी कैसी अपलिफ्टमेंट्स होती है, तो अपलिफ्टमेंट की वजह से बहुत सारे लैंड फॉर्म्स का बनना होता है। तो इसमें आपके प्लेटूज एंड लेक्स भी बनते हैं एंड उसके साथ साथ आपकी रिफ्ट वैली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसकी फॉर्मेशन भी होती है। तो अब फोर्थ पॉइंट फॉर डिफरेंस की अगर बात की जाए तो इसमें होती है ऑर्गेनिक मूवमेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसका प्रॉपर नेम है साइंटिफिक, इफ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल टर्म, दैट इज ऑर्गेनिक मूवमेंट, ऑर्गेनिक मूवमेंट। एंड अगर आप यहाँ पे इसकी मूवमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे कौन सी मूवमेंट होती है, एपेरोजेनिक, ठीक है, एपीरियोजेनिक मूवमेंट। अब वर्ड से आपको याद रखनी ये इस दोनों मूवमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगी पेपर में, दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। अब ऑर्गेनिक, तो अब इस वर्ड का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन का बनना। ग्रीक वर्ड में इसका ऑर्गेनिक का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग। एंड इफ यू टॉक अबाउट हेयर इस मूवमेंट के बारे में, एपीरोस से आया है। एपीरोस का क्या मतलब होता है, कॉन्टिनेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, एपीरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब इसमें अब एक रिवीजन कराऊं तो यहाँ पे ये प्लेट टेक्टोनिक्स में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, यहाँ वर्टिकल मूवमेंट होती है, यहाँ फोल्डिंग अकर होती है, फॉल्टिंग अकर होती है। यहाँ पे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एक एग्जांपल है, यहाँ प्लेटू, लेक्स एंड रिफ्ट वैलीज एक एग्जांपल है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मूवमेंट है, यहाँ पे एपीरोजेनिक मूवमेंट है। तो अब फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग में डिफरेंस अगर आपने 6th में पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद होगा। फोल्डिंग होती है कि एक के ऊपर कोलाइड कर जाना, फोल्ड ऐसे हो जाना, एंड फॉल्टिंग एक दूसरे से पुश अवे होना, मतलब कि ये ऐसे 2 टेक्टोनिक प्लेट से पीछे जा रही है। तो यहाँ पे आपकी रिफ्ट वैलीज का बन जाना बहुत ही ईजी है।
तो आपका वैलीज़ भी इधर बन जाती है। तो अबव टू फोर्सेस, तो अब यहाँ पे सॉरी प्लेटूज एंड लेक्स का कोई एग्जांपल नहीं है, ये गलत है, सिर्फ रिफ्ट वैली ही एक एग्जांपल है। सॉरी, आई वाज रॉन्ग एट दैट पॉइंट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो द अबव टू फोर्सेस नेमली ऑर्गेनिक एंड द एपियोजेनिक्स, तो इन दोनों को, अब ये मूवमेंट को एंड अगर इस दोनों को हम एड अप करके एक टर्म बनाए, इसको क्या कहा जाता है? डायस्ट्रॉफिक। इसको इकट्ठे कहा जाता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली प्रोड्यूस करती है कुछ फीचर्स को दैट हो सकते हैं प्लेटूज, प्लेन्स और लेक्स। तो ये फॉर्मेशन करती है प्लेटूज की एंड लेक्स की। तो डायस्ट्रॉफिक लेयर से फॉर्मेशन होती है प्लेटूज और लेक्स की, वेयर एज एपिजेनिक मूवमेंट से नहीं होती। ये याद रखना है कि एपिरोजेनिक मूवमेंट से रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है एंड डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट की, जिसमें ऑर्गेनिक मूवमेंट एंड एपिरोजेनिक, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रही है एंड वर्टिकल मूवमेंट भी हो रही है। इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं डायस्ट्रॉफिक, जिससे हम बनाते हैं प्लेटूज एंड लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो आगे जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस, अब वर्ड बहुत क्लियर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करी जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें हीट को बाहर निकाला जाता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, निकल जाती है ना। तो वैसी मतलब बाहर होती है, आउट। एक्सो का सिंपल मीनिंग होता है आउट। तो इसमें भी एक्सोजेनिक फोर्स कौन सी है? एक फोर्स जो अर्थ के सरफेस के ऊपर, मतलब कि अर्थ के इंटीरियर, यहाँ पे नहीं हो रही, ये इसके अंदर नहीं हो रही, पर इधर हो रही है, ये बाहर अर्थ की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। अब एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्यों कहा जाता है? रीजनिंग है, इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस फोर्स से दो टाइप की मूवमेंट्स होती है, दैट इज एरोजन, ठीक है, एंड डिपोजिशन। तो अब एरोजन से क्या होता है, आपको पता है कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, एंड डिपोजिशन वो इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठे होने से एक नए लैंडफॉर्म का क्रिएशन होती है, डेवलपमेंट होती है। तो 3 टाइप के फीचर्स हमने डेवलपमेंट के, लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट के कॉजेज पढ़े, जिसमें एक था प्लेट टेक्टोनिक्स, एक है अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस, एंड थर्ड वन इज द एक्सोजेनिक फोर्सेस। आई होप आपको ये 3 फोर्सेस अच्छे से समझ में आए हो। तो आज के लिए फॉर दिस वीडियो आई विल बी जस्ट कीपिंग इट टू दिस एंड। आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है एंड आपका एक होमवर्क क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ, तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपने एक रीजनिंग का आंसर देना है। एक रीजनिंग है आपके लिए कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका है, वाई एक्सोजेनिक फोर्सेस आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। आंसर बहुत सिंपल है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आंसर करें। जिनका सही होएगा मैं उनको हार्ट्स ज़रूर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव हार्ट। एंड आपका इसी के साथ मैं इस टॉपिक को क्लियर अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होएगा लैंडफॉर्म्स का टॉपिक, जिसमें हम माउंटेन्स के अंदर फोल्ड माउंटेन्स का पूरा टॉपिक मैं टेकअप करूँगा आप सभी के साथ। तो टिल दैट टाइम रिवाइज दिस टॉपिक एंड डू कमेंट मी डाउन द क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Till then time, okay, bye, stay home, stay safe.